नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हूँ मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिक्का। वही चर्चित टॉपिक जो आजकल बहुत बर्निंग इशू बना हुआ है, एमएसएमई की पेमेंट जो टर्म्स 15 दिन या 45 दिन, कितनों दिनों में पेमेंट करनी ज़रूरी है, किसको करनी ज़रूरी है, क्या मैन्युफैक्चरर को करनी ज़रूरी है, ट्रेडर को करनी ज़रूरी है, या सभी को करनी ज़रूरी है, रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एमएसएमई में। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो पार्ट 1 था, इसे अब मैं पार्ट 2 का नाम दे देता हूँ। बेसिकली वो जो पहला वीडियो बनाया था वो मैंने पंजाबी लैंग्वेज में बनाया था, परंतु अब मैं हिंदी में बनाना जा रहा हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिंदी में बनाइए, हमने आगे भी किसी न किसी को फॉरवर्ड करना होता है, अपने कस्टमर को या अपने सेलर को, ताकि हम भी पेमेंट अपनी टाइम से कलेक्ट कर सकें। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इसका मैं सेकंड पार्ट अब बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया ही था कि माइक्रो और स्मॉल कौन है। माइक्रो और स्मॉल कौन है, मीडियम का कुछ लेना देना नहीं। मीडियम की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ 250 करोड़ 50 करोड़ से जब ऊपर चली जाती है तो स्मॉल से मीडियम में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, और ऐसे ही अब उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर चली जाती है अबव, तो वो बन जाता है मीडियम। ठीक है, तो बेसिकली मीडियम की पेमेंट आपने जो है विद इन 45 डे या 15 दिन वाली क्लास नहीं लगती इसमें। जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया ही था कि पिछले में माइक्रो और स्मॉल से जब आप परचेज़ करोगे, परचेज़ और एनी एक्सपेंस, ठीक है, कोई भी परचेज़ करते हो, चाहे वो खर्चे के लिए करते हो आप, चाहे वो सेम अगर माइक्रो से परचेज़ करते हो अपना मटेरियल, तो तब भी वो उस पर 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करनी है। अगर स्मॉल से करते हो तो उसकी पेमेंट 15 या 45 दिन में करनी है। इसमें मीडियम नहीं कवर है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल कौन, जो आपका सेलर है वो माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में आना चाहिए, उसी की पेमेंट आपने करनी है। अगर वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, वो इन दोनों से निकल के मीडियम में चला जाता है, मतलब उसकी टर्नओवर 50 करोड़ हो जाती है और प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो वो इन दोनों कैटेगरी से निकलकर मीडियम में आ जाएगा। इसकी पेमेंट अगर आप लेट कर भी देते हैं 15 या 45 दिन के ऊपर, तो आपको इसकी कोई इनकम टैक्स में इसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपकी इनकम में नहीं जोड़ेगा। हाँ जी, दोबारा एक बार मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पेमेंट है वो विद इन 15 और 45 डेज़ में करनी है जिससे आपने परचेज़ की है। ठीक है, मतलब जो आपका सेलर है, ठीक है, उसकी पेमेंट आपने 15 या 45 दिन में करनी है। 15 दिन विद एग्रीमेंट, 45 दिन 15 दिन जहाँ एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एग्रीमेंट। ठीक है, और 45 डेज़ है तब है जब उसका साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट चाहे आप 60 डेज़ का करो, 90 डेज़ का करो, एमएसएमई एक्ट के मुताबिक वो वैलिड केवल 45 डेज़ के लिए। 45 डेज़ से ज़्यादा आप डिले पेमेंट नहीं कर सकती जिससे आप परचेज़ करते हो गुड्स या कोई खर्चा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि अगर आप मई 2023 में किसी से 1 लाख का माल ख़रीदते हैं, सपोज़ कीजिए परचेज़ करते हैं, तो उसकी ड्यू डेट बनी सपोज़ कीजिए ये 10 मई है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से 15 दिन ऐड कर लें तो बन जाएगी 25 मई तक आपको उसकी पेमेंट क्लियर करनी है। अगर 45 दिन का पीरियड है यही, तो वो बन जाएगा, अगर 45 दिन का पीरियड है तो वो बन जाएगा आसपास 24 जून के नियर अबाउट। ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन अलाउड है,
अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन आ रहा होगा। इन्हीं दिनों में आपने उनकी पेमेंट करनी है जिससे आपने माल परचेज़ किया है या गुड्स परचेज़ किए हैं, कुछ भी किया है, ठीक है, सर्विसेज भी ली हैं, चाहे इसी तरह की सर्विसेज। अब सपोज कीजिए अगर इन दिनों में आप पेमेंट नहीं कर पाए, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, तो आप इनकी पेमेंट इन दिनों में नहीं कर पाए, जैसे आपने 45 दिन में नहीं की, 24 जून तक नहीं की, 25 मई तक नहीं की, तो क्या कॉन्सिक्वेंस है? तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए? अगर आप नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बिफोर 31 मार्च 2024 से पहले आपको ये पेमेंट्स कर देनी है। अगर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ गया और आपने पेमेंट 1 अप्रैल को की लाख रुपया, तो उसका बेनिफिट इस साल में नहीं मिलेगा। होगा क्या? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो आप देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। वो पंजाबी में है वैसे, तभी मैं हिंदी में थोड़ा इसको एलेबरेट करके बता रहा हूँ ताकि इसी में ये वो टॉपिक कवर हो जाए। तो इसमें क्या था कि सपोज कीजिए, जैसे मैंने बता दिया कि 31 मार्च 24 को से पहले इसको नील कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज कीजिए आप किसी से परचेज़ करते हो 15 मार्च 24 को। अब इसकी ड्यू डेट हो गई, इसकी भी ड्यू डेट सपोज करो बन गई 15 दिन डाल के, ये बन गई 30 मार्च, तो ये भी 31 मार्च से पहले नील करनी है। सपोज करो आप करते हो 20 मार्च को परचेज़, ठीक है। मैं इसमें ये बात कर रहा हूँ जिसका एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट प्लेन पेपर पे भी हो सकता है, वो आप एग्रीमेंट बनवा लो, 45 डेज़ आपको मिल जाएंगे। किसके साथ करना है? अपने सेलर और बायर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सपोज करिए आप 1 लाख का माल परचेज़ कर लेते हैं 20 मार्च को। अब अगर इसको 31 मार्च तक पेमेंट नहीं देंगे तो कोई समस्या नहीं। इसकी ड्यू डेट बन रही है बेसिकली 4 अप्रैल, 4 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है 2024, ठीक है। इससे पहले आपको पेमेंट करनी है। अगर इसकी डेट 5 अप्रैल हो गई, ठीक है, 5 अप्रैल अगर इसकी डेट हो गई और आपने पेमेंट नहीं की, क्योंकि ये बिल है तो 2023-24 का, ठीक है, इसी पीरियड में आपने माल परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किए, सर्विसेज ली हैं, परंतु आपने उसकी पेमेंट 4 की बजाय 5 को कर दी, तो इस साल का ये जो लाख रुपया है, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो 7 लाख रुपये की, जो कि नील है, जिस पर टैक्स नहीं है, इस साल जब इसकी आप ख़त्म होगा 2023-24, जब इसकी रिटर्न फाइल करोगे आप, जो कि ड्यू डेट है 31 जुलाई, अगर ऑडिट है तो 30 सितंबर, और आप अपनी रिटर्न में इस पेमेंट को 4 अप्रैल तक नहीं कर पाए, तो ये लाख रुपया जुड़ जाएगा आपका। यहाँ आपकी रिटर्न बन जाएगी 8 लाख रुपया, ठीक है। 7 लाख पे तो टैक्स नील है, 8 लाख पे जो भी स्लैब में होंगे आप उसका टैक्स लग जाएगा। सपोज कीजिए 20% की स्लैब में है तो 8 लाख पे 20,000, 7 लाख पे 6 लाख की स्लैब चलेगी। वो स्लैब का इनकम टैक्स का अलग सिनेरियो, मैं उस पर डिटेल में नहीं दूंगा, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, और 8 लाख के हिसाब से ही आपका टैक्स कैलकुलेशन होगी इनकम टैक्स की, आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ये जुड़ जाएगी इनकम, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, तो कृपया करके आप ये ध्यान रखें कि अपनी पेमेंट जो ड्यू डेट है उससे पहले कर दें। और मैं आपको अभी एक और सजेशन देता हूँ, आप एक काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि 15 मार्च के बाद कम से कम परचेज़ कीजिए, जो ज़रूरत है उसी की परचेज़ कीजिए, क्योंकि और 15 मार्च से पहले जो बिल है उसको 31 मार्च तक पेड कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो आपकी इनकम में ना जुड़े और 31 मार्च क्रॉस ना हो। तो अगर ये आप 15 मार्च से पहले सभी अप्रैल 23 से मार्च 24 तक के जो बिल हैं, 15 मार्च से पहले की बात कर रहा हूँ, आप वो 31 मार्च से पहले नील कर दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोशिश कीजिए 15 मार्च के बाद आप परचेज़ लिमिटेड कर दें, कम से कम कर दें, जो आपको ज़रूरत है वही आप स्टॉक कीजिए, ज़्यादा स्टॉक ना कीजिए, क्योंकि अगर 15 को किया या 16 को आपने परचेज किया तो वो 1 अप्रैल को ड्यू डेट बन जाएगी, आपको 1 अप्रैल को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने 2 को की तो वो जैसा मैंने बताया कि ड्यू डेट क्रॉस होते ही, पार होते ही वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए 15 मार्च 16 मार्च के बाद आप परचेज़ कम ही कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही कीजिए, ठीक है।
तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप ऐसा करते हो। अगर नहीं चलता आपका काम तो लिमिटेड परचेज़ कीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है वो परचेज़ कीजिए, और जैसे ही उसकी ड्यू डेट आया आप उसको पेड कीजिए। ठीक है, जैसे 1 तारीख का 1, 15, 16 का 1 बनी, 17 की 2 बनी, 18 की 3 बनी, तो वो बिल्स आप अपनी टेबल पर रख लें। जैसे ही उसकी ड्यूट आए उसको फाइल में मत लगाएं ताकि आपको याद रहे। आप इस सीक्वेंस वाइज लगा लें, डेट वाइज लगा लिए, जैसे जैसे ड्यू डेट आए उसकी पेमेंट 16, 17 जैसे कोई बिल आया उसकी 1, 2, 3, 4 अप्रैल जो भी ड्यू डेट बनती है उसमें ये बिल क्लियर कर दें, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ा इशू वो मैंने वो डिस्कस किया हुआ है कि माइक्रो स्मॉल कौन है, वो आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना, फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसका लिंक मैंने जैसे आपको बताया तो वो आपको डिटेल समझ आ जाएगी, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा था कि क्या माइक्रो स्मॉल कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ। बेसिकली MSME एक्ट है जो, उसमें ये एंटरप्राइजेस का सीधा सीधा मतलब है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, MSME में ट्रेडर कवर नहीं होंगे, होलसेलर कवर नहीं होंगे। अगर आपका सेलर, ट्रेडर और होलसेलर है तो वो MSME में कवर तो होंगे, पर उसको ये 45 और 15 दिन वाली क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगी। ये केवल मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर की पेमेंट आपको करनी है विद इन 15 और 45 दिन में। वो कैसे है उसका मैं आपको अभी ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप समझ लो एक बात सीधी सीधी। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज का क्लियर कट जो मीनिंग है, डेफिनेशन है MSME एक्ट में, वो मैन्युफैक्चर की बात करता है और सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है, वही MS है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। उसके अलावा अगर ट्रेडर है तो मैन्युफैक्चर है और होलसेलर है तो वो उसमें कवर नहीं होगी। आप इसको एक बेनिफिट मिलने जा रहा है अगर आप ट्रेडर और होलसेलर की पेमेंट जिससे आप परचेज़ कर रहे हो, अगर वो ट्रेडर है उससे गुड्स परचेज करते हो, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है उस गुड्स का। सपोज कीजिए कैसे, अगर मंडी गोविंदगढ़ से मैन्युफैक्चरिंग मिल से कोई यहाँ ट्रेडर कोई लोहा परचेज करता है, वो आपकी फैक्ट्री को सेल करता है। ठीक है, मंडी गोविंदगढ़ से किसी मैन्युफैक्चरर से किसी ट्रेडर ने यहाँ लोहा परचेज़ किया, सरिया परचेज़ किया, एंगल परचेज़ किया, वाट एवर जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो रॉ मटेरियल यूज़ उसने उससे उठाया मंडी गोविंदगढ़ से, मैन्युफैक्चर से, और उसने बाद में, वो ट्रेडर है, उसने आपको सप्लाई किया फैक्ट्री वाले को। ठीक है, बेसिकली ये ट्रेडर हो गया। अब तो आप फैक्ट्री वाले हैं तो आप इससे बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रेडर है। अगर आप इसकी पेमेंट विद इन 45 या 15 दिन में नहीं भी करते तो चल जाएगा, आपको इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये आपको बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अब इसमें एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या आपका सेलर और रजिस्टर होना चाहिए MSME में। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये मैं सोचता हूँ कि उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो MSME है। अगर किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेना तो यू शुड हैव टू बी रजिस्टर, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप उससे उसका सर्टिफिकेट मांगिए। अगर वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर भी है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो MSME की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आपका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आप कृपया कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी इसकी अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। कुछ प्रोफेशनल्स का कहना है कि नहीं, MSME में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर लेता है जो मैंने बताई है, 50 करोड़ की टर्नओवर, 10 करोड़ की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। चलो ये तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है डिस्कशन। चलो आप ये इतना देखो, तो आप कोशिश करो अगर उसकी 50 करोड़, अगर वो माइक्रो स्मॉल है तो उसकी पेमेंट करो। मैन्युफैक्चरर है तो, सर्विस प्रोवाइडर है तो, ट्रेडर है, होलसेलर है, तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब मैं उसका मेमोरेंडम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ।
जो गवर्नमेंट ने इशू किया था। 2/7/2021 को एक मेमोरेंडम था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से इशू जारी किया गया था। क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार। तब इसका ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको एक बार। द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशन एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर एज MSME। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन मिली अलग अलग ट्रेडर एसोसिएशंस की तरफ से कि आप रिटेल और होलसेल ट्रेड जो है उसको भी MSME के बेनिफिट दो। बेनिफिट बात करने की उन्होंने कहा कि आप मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर वालों को मत रखो, इसमें होलसेलर ट्रेडर रिटेलर को भी ले हो ताकि वो भी MSME का बेनिफिट ले लें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एंड दे आर अलाउड टू रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उन्होंने कहा इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर होने दो, रजिस्टर होना जरूरी होगा, ये बात सही है। इसके बाद क्या कह रहा है, होवर बेनिफिट टू रिटेल एंड होलसेल ट्रेड MSMEs आर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइटरी सेक्टर लैंडिंग ओनली। ये प्राइटरी सेक्टर लैंडिंग का मतलब ये हो गया, इसकी ये लिमिटेशंस रहेगी ये इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि वो प्राइटरी सेक्टर लैंडिंग तक ही सीमित है। उसको बेनिफिट्स जो मिलने हैं अगर वो ट्रेडर और रिटेलर और होलसेलर है तो वो सिर्फ लोन होते हैं जो बैंक में उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए अगर वो MSME में रजिस्टर्ड होता है, जैसे 2% सपोज कीजिए 11% है, तो अगर वो MSME रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको 9% का ब्याज पर ईयर लगेगा, पर एनुम। ठीक है, तो इसी तक सीमित रखा उन्होंने कहा आप ये बेनिफिट ले सकते हो ताकि आपको भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाए। इसका मतलब अगर आप बैंक से कोई लोन लेता है MSME पर्सन, अगर वो उसको इंटरेस्ट 11% चार्ज होता है, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको 9% चार्ज होगा। बस इसी बात की उन्होंने वेवर दी है कि आप इतने तक ही लिमिटेशंस हैं आपकी यही। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कौन से पर्सन ऐड हो सकते हैं। अकॉर्डिंग द लिस्ट एलिजिबल एडिशनल एक्टिविटीज अंडर NIC कोड्स 45, 46 एंड 47 आर एज अंडर। 45 में क्या है, होलसेल एंड रिटेल एंड रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स। इसका मतलब जो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड जो में काम करते हैं, रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल व्हीकल एंड मोटर व्हीकल एंड उनको भी इसमें ऐड कर लिया गया MSME में। ठीक है, फिर आ गया 46 NIC होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। मतलब जो होलसेलर हैं ट्रेड वो एक्सेप्ट मोटरसाइकिल एंड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। ठीक है जी, अब मतलब ये होगा जो एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल का जो बिजनेस करते हैं ट्रेड करते हैं वो ऐड हो गए होलसेलर में। ठीक है, अब आ गया रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। जो रिटेल का काम करते हैं एक्सेप्ट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। मतलब ये हो गया कि मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल वाले भी इसमें ऐड हो गए, एक्सेप्ट भी ऐड हो गए। मतलब सभी तरह के होलसेलर रिटेलर ट्रेडर इसमें MSME में ऐड हो गए। परंतु बट लिमिटेशन है, उसको प्राइटरी सेक्टर लैंडिंग के ही बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि ये इंटरेस्ट वाले बेनिफिट उसको मिलेंगे। वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर वो रजिस्टर भी हो जाता है तो वो अगर वो सेलर है या वो उसको आपने 15 या 45 दिन में पेमेंट नहीं करनी है। उसकी भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा आई थी, वो मैं ऑफिस मेमोरेंडम था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, फिर 2/9/21 को ये दोबारा मेमोरेंडम निकल के आया। बेनिफिट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ डिलेड पेमेंट एज पर MSMED एक्ट 2006 अवेलेबल टू MSMEs वाइज ट्रेड रिलेटेड। इसमें ये क्लियर कर देता हूँ, ये उन्होंने लिखा कि जैसे 2/7/21 को जो इश्यूड हुआ गया था डिपार्टमेंट के तरफ से, रिटेलर एंड होलसेल ट्रेड को भी इंक्लूड किया जाएगा MSME में। उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं वो उद्यम पे जाके और वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, पर बेनिफिट उनके रिस्ट्रिक्टेड हैं, सिर्फ प्राइटरी सेक्टर लैंडिंग तक ही वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपका 2% इंटरेस्ट का ही बेनिफिट मिलेगा उनको। इसके नीचे उन्होंने लिखा इन दिस कॉन्टेक्स्ट सम MSME हैव बीन अप्रोच। ये वही बात आ गई कि उन्होंने अप्रोच किया तो गवर्नमेंट ये लाइन लिखती नीचे वहीं तक रहेंगे 2% तक, एंड
any other benefits including provision of delayed payment as per MSMED Act 2006 are excluded। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि वो 15 या 45 दिन के दायरे वाली जो क्लॉज है 43BH इनकम टैक्स की, उसमें वो कवर नहीं होते। इसका मतलब सिंपल मीनिंग ये हुआ गया, अगर आपका सेलर जो है वो सामने रिटेलर, ट्रेडर या होलसेलर है, ना कि वो मैन्युफैक्चरर है, ना सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप उसकी पेमेंट 15 या 45 दिन के बाद भी करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 31 मार्च 24 के बाद भी करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस वो ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो आपका सेलर वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर ना हो। मैन्युफैक्चरर तो आप समझ ही गए हैं, अगर कोई गुड्स को प्रोडक्शन करता है तो वो मैन्युफैक्चरर होता है। जैसे कोई फैक्ट्री वाला चीज़ बनाता है, वो बेचता है आपको, तो वो मैन्युफैक्चरर हो गया। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सपोज कीजिए आपने अपना काम जॉब वर्क का किसी से करवाने के लिए बाहर भेजा, आप कोई काम बाहर से करवाते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं, या कोई अकाउंटेंट हो गया या किसी तरह की ऐसी सर्विसेज होगी जो आप उसकी ले रहे हैं, उसकी पेमेंट आपने विद इन 45 डेज या 15 दिन के अंदर अंदर करनी है, वो ज़रूरी है। होलसेल ट्रेडर रिटेलर के लिए आप फ्री हो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया अगर ये मैटर बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन अब रह नहीं गया, इसमें इतनी वरीड होने की बात नहीं है। अब इसमें एक बात का जो ख्याल रखने वाली है वो यही है, वो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, अलग अलग प्रोफेशनल्स की अलग अलग राय है कि अगर MSME में आपका सेलर रजिस्टर्ड हो, अगर वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, तभी उसको वो बेनिफिट मिलेगा 15 वाला 45 दिन में। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो चाहे उसकी सेल 50 करोड़ हो, 60 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, वो MSME में ऑटोमेटिकली कवर नहीं होगा। कुछ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है, उसने अपने आप को खुद पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं भी किया, अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है, उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है और उसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है, तो वो MSME ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इस बात पे अभी कन्फ्यूज़न है। मेरी आपसे यही राय है कि अगर आपका सेलर मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है और उसने रजिस्टर्ड नहीं भी किया है, तो आप उसकी पेमेंट 31 मार्च और जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया 15-45 दिन, अगर साल बीत जाता है, 31 मार्च बीत जाता है, तो उस पीरियड के हिसाब से करिए, 15 दिन मान के चलिए। ठीक है, तो ट्रेडर और रिटेलर के काम में आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आप अपना काम जैसे पहले करते हैं वैसे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। और बड़ी राहत की खबर आपके लिए है उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स नॉन ऑडिटेड हैं, मतलब जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं, उनको ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। वो चाहे अपने सेलर को पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के बाद किसी भी वक्त दे सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर में दें या फाइनेंशियल ईयर बीत जाने के बाद दें, चाहे 15 दिन बीत जाएं, चाहे 45 दिन से ऊपर हो जाए। उन केसेस में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको डिडक्शन ऑलरेडी अलाउ होती है। तो बेसिकली अगर आप सपोज़ कीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर, ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ऑडिटेड हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए आप ऑडिट नहीं कराते और उसमें 44 AD सेक्शन में रिटर्न फाइल करते हैं एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है जी, उसमें अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मर्जी जितनी मर्जी लेट पेमेंट कर सकते हैं, परंतु आप, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पेमेंट लेट कीजिए, पर ये मेरा सब बताने का आपको मकसद है कि आप पे ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, 44 AD वैसे क्या होता है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए एक बंदा 1 करोड़ की सेल करता है, ठीक है, और उसको 1 करोड़ में गवर्नमेंट ने कहा आप 8% या 6% प्रॉफिट दिखाओ इस सेल पे। 8% किस पे दिखाना है? कैश सेल पे। सपोज करिए आप 50 लाख की आपकी सेल है, अपने कैश में की है, ठीक है, उसका 8% बन गया 4 लाख रुपया। ठीक है, तो ये 4 लाख आपकी इनकम होगी। ऐसे ही अगर आपने चेक से पेमेंट ली है, पेटीएम वगैरह से ली है पेमेंट, नेफ्ट आई है, या अदर देन कैश पेमेंट आपको आई है, तो उस पे आपको 6% मिनिमम दिखाना। वो बच गया 50 लाख, 1 करोड़ में से 50 लाख गया, तो इस पे आपको 6% बनेगा 3 लाख रुपया। ठीक है,
ठीक है जी, 6%। ये आपकी इनकम होगी 7 लाख रुपये, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है आप इतना प्रॉफिट दिखा दो, आपको किसी तरह की इस तरीके की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी पेमेंट आप लेट भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी तरह की ऐसी डिले पेमेंट जो आप करते हो 15 या 45 दिन के बाद, वो पेमेंट आपकी इनकम में ऐड नहीं होगी। इसलिए 44AD सेक्शन में जो नॉन ऑडिटेड केस है, जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते सीए के पास, उनको भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं, आप फ्रीली होकर अपना बिजनेस कर सकते हो। बस यही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी रह गई थी, साथ में मैंने ये भी शेयर कर दिया है। ऑडिटेड केस इम्पोर्टेड, अगर आपके केस ऑडिट होते हैं, आप मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हो, सर्विस प्रोवाइडर से गुड्स सर्विस खरीदते हो, तो आपको 15 दिन 45 दिन, वही जो मैंने समझाया पहले आपको। अगर आप नॉन ऑडिटेड हो, आपके पे कोई भी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं, आप जब मर्जी पेमेंट जितनी मर्जी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा कहने का मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि इसका बेनिफिट सभी उठा सकें और अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।